सेनेटर में से एक सेनेटर उनको बना रहा था ना। ये तो 4 सूबों के अंदर एक एक गवर्नर होता है। उन्होंने माशाल्लाह वो पूरा ओहदा दे दिया उनको। अब क्या मसलहत और मजबूरी है, और उस वक्त वो मसलहत और मजबूरी नहीं थी, या वो मसलहत और मजबूरी थी कि इस झगड़े को पब्लिक में लाना है, हंडिया को चौराहे पे फोड़ना है, और फारूक भाई की इस गलती को उनका सबसे बड़ा गुनाह करार देकर, सियासी गलती करार देकर उनके पार्टी से अखराज का बंदोबस्त करना। अब मुझे नहीं पता कि उसके पसे कुछ मुहर्रिकात थे या नहीं थे, तो उसके बाद भी अगर मुझ जैसे साथी को तहरीक से इस तरह और तंजीम से अलग कर दिया जाए, तो मैं तो हैरत ज़दा था, शौक में था कि ये कैसे कर सकते हैं। मुझे तो अब पार्टी में वापस जाने का मैं कल भी ख्वाहिशमंद था, और मैं चाहता ख्वाहिशमंद इसलिए हूँ कि अगर मेरा कोई किरदार बनता है इस टाइटैनिक को बचाने में, दोबारा से जो ये डूब रहा है उसको वापस सतह समंदर में लाने में, तो मैं वो किरदार अदा करने की बशर्ते कि मेरे साथी भी इस बात पर आमादा हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। पहले कामरान टिसोरी साहब को डिप्टी कन्वीनर लाया गया और उसके चंद दिनों बाद, एक माह के अंदर अंदर उनको गवर्नर बना दिया गया। और अब ये खबरें आ रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब MQM बहादुराबाद में जल्द, बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। क्या होगा, क्या सियासत है कराची की, क्या हलचल मच रही है, गवर्नर क्यों बनाया गया है कामरान टिसोरी को, और फारूक सत्तार साहब कब जाएंगे MQM बहादुराबाद, आज इस पर बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था, मगर ख़ुद कहा था कि कामरान टिसोरी साहब और जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है MQM पाकिस्तान की, उस पर बात नहीं करेंगे। मगर अब ये सबको इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आज हम भी इनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप अच्छे लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, उम्मीद कुछ नज़र आ गई लगता है। देखिए, नहीं, मैंने ये सोचा कि जब मेरे एक दोस्त, मुझे बखुदा नहीं मालूम था कि वो MQM में वापस जाएंगे, डेप्यूटी कन्वीनर भी बना दिए जाएंगे उसी दिन, और फिर एक माह के अंदर अंदर गवर्नर भी बना दिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जब किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हो सकती है, तो मैं भी हर घड़ी मैं भी तैयार रहूँ। हो सकता है मेरा भी बुलावा आ जाए और मैं भी कहीं जाके हला फुटा लूँ। ये किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो रही है, आप पर क्यों नहीं हो रही है? कितनी नाराजगी है आपसे? मैंने अजराए मजाक बात की। अच्छा। लेकिन मतलब है कि अगर उसको देखा जाए, रिलेट किया जाए सिचुएशन को, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक तो गलतियों से सबको कुछ ना कुछ सबक सीखना है। इतनी गलती आपकी हो गई कि आपको किस्मत की देवी मेहरबान नहीं हो रही है? नहीं, मैं अपनी तो गलती है बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कहता था चले, अगर मान भी लेगी ये मेरी गलती थी, इसलिए कि मैं मजीद उनके और अपने दरमियान कदूरत नहीं पैदा करना चाहता था ना। लेकिन पता चला कि उन्होंने तो मेरी उस बसीरत को एंडोर्स कर दिया, मेरे उस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। जब मैंने जो कामरान टिसोरी भाई में नहीं देखा, उन्होंने तो उससे ज़्यादा देख लिया। मैं तो सिर्फ उन्हें सेनेट की एक सीट देने का रवादार था। उन्होंने जो एहसानात किए थे, जो सहूलतें हमें दिला के दी थी, जो दफातर हमें दिला के दिए थे, जो PSP यहाँ ग्राउंड गेन करी थी, उसके सामने हमारा एक तवाज़ुन कायम हुआ था। इसी तरीके से ये डी रजिस्टर हो गई थी, पार्टी रजिस्टर करा गई थी, ये सारे काम हुए। तो मैं तो 100 सेनेटर में से एक सेनेटर उनको बना रहा था ना। ये तो 4 सूबों के अंदर एक एक गवर्नर होता है। उन्होंने माशाल्लाह वो पूरा ओहदा दे दिया उनको। तो इसका मतलब है कि उस वक्त मेरी बसीरत, मेरी बिनाई, मेरा फैसला दुरुस्त था। मेरी बसीरत, मेरी बिनाई, मगर आपके फैसले पर पीछे के जो लोग थे, जो लेकर आए थे कामरान टिसोरी साहब को, तो वो तो उस टाइम उनकी भी जद्दोजहद थी, अब भी जद्दोजहद है, मगर कामयाब हो गए। मगर MQM के जो अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो राब्ता कमेटी है, उस वक्त नाराज़ थी और इस वक्त बिल्कुल वेलकम कर रही है, गवर्नर बन भी गए और फिर फैसले भी हो रहे हैं। ये क्यों है? ये तो बता रहा हूँ मैं कि आप खुद देखें कि जो 4 साल पहले मैंने देखा, वो शायद अब नजर आया ना। मैंने तो ये भी असराय मजाक एक प्रोग्राम में किया, नजर आया, ये बोला गया कि देखो। देखिए, अब ये तो नजराया गया। अब ये तो वो बताएंगे ना। ये तो वो बताएंगे। मेरे पास तो उनका ब्रीफ नहीं, खालिद मकबूल भाई का, ये राब्ता कमेटी का, कि अचानक उन्हें कैसे उनमें ये खूबियाँ नजर आई, कैसे उनकी सलाहियतों को परखा। मैंने तो परखा था, मुझे किसी दोस्त या बुजुर्ग ने नहीं कहा था कि कामरान भाई को पार्टी में ले। मैंने तो खुद उनके कम्युनिकेशन स्किल को, उनकी कन्विंसिंग पावर को, उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जहाँ तनाज़े उनको हल करने में उनका मैंने एक देखा था कि वो लोगों में बैठकर अगर ये सारी बात करते थे, और फिर जो सियासत पर उनकी अमीक निगाह थी, जो उनकी एक बारीक निगाह थी, मैं तो उस बुनियाद पे चाहता था कि उनको एक पार्टी में किरदार दिया जाए और वो काम करे, और उन्होंने वो काम शुरू किए थे।
ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इनको सेनेटर बना दे। लेकिन मेरे साथी उस वक्त तैयार नहीं हो, कहा कि भाई क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, क्या कमाल देखा उनमें, और एमक्यूएम इज नॉट फॉर सेल। लेकिन अब वही चीजें मुझसे कई गुना ज्यादा बढ़कर की। हाँ। तो मैंने तो उनसे अच्छा, सवाल नहीं last time किया, जब मैंने सवाल नहीं किया कि अब क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है। वो खुद बल्कि जानते हैं, अब बेहतर जानते हैं। मैंने कहा कि चले अगर देर आए दुरुस्त आए, तो आपने तो मेरा 4 साल अब वापस कौन करेगा। मुझे तो उसी गलती की पादाश जो सो कॉल्ड गलती थी उनकी नजर हाँ, में। वही मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि हम जब ये तमाम तर मामलात हुए थे, बहुत माजी में नहीं जाएंगे, मगर आमिर खान उस टाइम भी उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी, उसके बाद तमाम रहनुमाओं ने। इस बार भी जब गवर्नर के लिए नाम सेलेक्ट किया गया, फिर फूट पड़ गई एमक्यूएम में। आमिर खान साहब क्यों नहीं चाहते थे और अब भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की, मगर बहरहाल जो भी सेटलमेंट हो गई, क्यों, ऐसा क्या है? नहीं, तो आप बेहतर जानते होंगे। देखिए, मैं तो एक तजिया कर सकता हूँ, वो भी नहीं, आपके साथ ही रहे हैं, आप जानते हैं बेहतर। का एक पार्टी में काम किया है, कई साल जदोजहद, चंद साल की देखिए उनकी इस नाराजगी आप लोगों की। मेरे साथियों में कल जो फूट पड़ी थी वो मेरे खिलाफ पड़ी थी, और हंडिया को उन्होंने चौराहे पे फोड़ दिया और पब्लिक में हमारा इख्तलाफ आ गया। लेकिन अभी तक बाकायदा खालिद भाई का या आमिर खान भाई का इख्तलाफ पब्लिक में नहीं आया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब क्या मसलहत और मजबूरी है, और उस वक्त वो मसलहत और मजबूरी नहीं थी, या वो मसलहत और मजबूरी थी कि इस झगड़े को पब्लिक में लाना है, हंडिया को चौराहे पे फोड़ना है, और फारूक भाई की इस गलती को उनका सबसे बड़ा गुनाह करार देकर, सियासी गलती करार देकर उनके पार्टी से अखराज का बंदोबस्त करना। अब मुझे नहीं पता कि उसके पसे पुश कुछ महरिकात थे या नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस होता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी की बैकिंग थी, जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा इक़दाम उन्होंने उठा लिया। और मुझ जैसे आदमी जिसकी सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इस पार्टी की सीनियर लीडरशिप में, ठीक है ना, कारकुनों में भी, अवाम में, और वोट बैंक में भी। क्रेडिबिलिटी मीन्स एतबारियत, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है मीन्स कबूलियत, वो भी सबसे ज़्यादा कारकुनों में, अवाम में और वोट बैंक में। तो उसके बाद भी अगर मुझ जैसे साथी को तहरीक से इस तरह और तंजीम से अलग कर दिया जाए, तो मैं तो हैरत ज़दा था, शौक में था कि ये कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसके मफादात हावी हो गए थे उनके आपस के, उस वक्त के जो भी मफादात थे। लेकिन आज उन्होंने वही अमल किया है जिसके वो सख्त से खिलाफ थे। तो मेरा तो केस देखिए, मुझे तो अब पार्टी में वापस जाने का मैं कल भी ख्वाहिशमंद था, और मैं चाहता ख्वाहिशमंद इसलिए हूँ कि अगर मेरा कोई किरदार बनता है इस टाइटैनिक को बचाने में, दोबारा से जो ये डूब रहा है उसको वापस सतह समंदर में लाने में, तो मैं वो किरदार अदा करने के, बशर्ते कि मेरे साथी भी इस बात पर आमादा हो, मुझे इज्जत, मुझे मेरे तमाम साथियों की इज्जत, एहतराम और मान के साथ वापस लिया जाए एक वर्कर इजलास में, और एक नैरेटिव जिसमें खालिद भाई मुत्तफिक थे। सेटलमेंट हो गई है आपकी? नहीं, वो तो उस वक्त हो गई थी, अभी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। खालिद भाई कामरान टिसोरी, जाहिर सी बात है, जराए कहते हैं, हमें भी बात पता चली कि काफ़ी नाराज़ थे आपको मनाने के लिए कामरान टिसोरी ने कई राबते किए, मुलाकातें की कि आप मान जाए उनके गवर्नर बनने से पहले, मगर वो क्या रुकावटें हाइल हो रही हैं कि आप जा नहीं रहे। क्या आपको कोई ओहदा चाहिए कि कोई सरबराही चाहिए? कामरान भाई ये समझते होंगे कि वो जाने से पहले मुझसे शायद बात करके वो कोई ऐसी राह हमवार करे जिसमें चूंकि मैं और वो एक साथ बेदखल हुए थे, वो सिर्फ मुअत्तल हुए थे, मैं बेदखल हुआ था, तो हम और वो शायद वो इस चाहते होंगे कि साथ जाएं। लेकिन मैं अपने उसूलों पे कायम था। मैंने कहा भाई देखो, उस वक्त आप मेरे साथ उसूलों की लड़ाई में थे कामरान भाई, तो मैं आपके साथ था, आप मेरे साथ थे। लेकिन आज आप अगर समझते हैं कि आपका जाना इस तहरीक के लिए सूदमंद है, और आप इस महाजिर कॉज के लिए, मजलूमों के लिए, और इस एमक्यूएम को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, आप बेशक जाएं। और ये मेरी जनरल बात हुई थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम था कब जाएंगे, डिप्टी कन्वीनर बना दिए जाएंगे और फिर गवर्नर बना दिए जाएंगे, ये सारी बातें मेरे इल्म में नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो पर तोल रहे थे और उनको जाना था। लेकिन मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, मुझे इस पर इतराज नहीं था, मुझे कोई इतराज नहीं था। और हो सकता है कि पसे पर्दा वो कोई किरदार भी अदा करेंगे, फारूक भाई को मिले। लेकिन उनसे ज्यादा जो अहमियत है कि अब उनको चूंकि वापस ले लिया गया, गवर्नर बना दिया गया, तो फारूक भाई को किस बात की 4 साल से सजा दी गई? तो कारकुनान का भी इतना प्रेशर और इतना दबाव बढ़ रहा है पूरी राब्ता कमेटी पे कि क्या हमें, मतलब आपने जो है वो रिमोट वाला कोई खिलौना समझा हुआ है कि बस आप जो कहें मानते चले जाएं। ऐसा नहीं है। अब हमें भी ये सवाल करना है कि फिर फारूक भाई को कब वापस लाएंगे, और अब उनको वापस लाया जाए तो कारकुनान जो है वो वहाँ समझ लें कि
रेडी बैठे हुए हैं और पूरा प्रेशर डाला हुआ उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत दूर की बात नहीं, लेकिन अल्लाह करे और काश मेरे मुताबिक जैसे मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी बसीरत साबित हुई 4 साल पहले जो मैंने की, अब उन्होंने भी उस बात को माना, तो मेरी बसीरत को मानते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के जब इंशाल्लाह मैं और खालिद भाई एक जगह जमा हो खड़े हो जाएं और हम यानी पार्टी के तमाम शोबों में भी और जो उम्मीदवार होंगे बल्दियाती और जो सूबा और कौमी, उसमें 50% से 65% हम 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों को दे, ताकि हम ये कहें, देखें लोगों में अगर इत्मीनान दोबारा पैदा करना है, उनके दिलों में जगह करनी है, तो फातिमा उसके लिए हमें अगले 10 साल की लीडरशिप को दिखाना होगा, ताकि वो करें कि भाई ये वो लोग हैं जो अपने बाद भी लीडरशिप छोड़ के जाएंगे। आप कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, क्या आप मान तो गए और आप कहते थे कि मैं नाराज़ हूँ मगर मैं जाऊँगा, महाजिरों के लिए जाऊँगा, कारकुनान के लिए जाऊँगा, शहर कराची के लिए जाऊँगा, बट मुझे ये बता दीजिए एज अ सरबरा जाएंगे या कोई ओहदा चाहिए आपको? यही बात तो रुकावट नहीं आ रही जो कि मानी नहीं जा रही है? नहीं आप खालिद या जो आपने कहा कि खुशकिस्मती या जो लक जो कामरान टिसोरी के साथ है, जो पिछली बार नहीं चला, वो लक नहीं चाहती कि आप सरबरा बने? देखिए मेरा तो इन चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं, मुझे तो अपने सब्र, इस्तकामत और यकीन पर मबनी जो मेरी जद्दोजहद थी ना 4 साल, उसका कहीं ना कहीं मुझे और मेरे तहरीक को, मेरे तंजीम और कारकुनों और अवाम और मेरे वोट बैंक और महाजिरों और मजलूमों को इसका सिला मिलेगा, मुझे ये यकीन था। और मैंने 35 साल में सियासत के मद्देनज़र देखे हैं और किस तरह MQM को तनहा कर दिया जाता था, दीवार से लगा दिया जाता था, लेकिन फिर हम कम बैक करते थे। तो मुझे मालूम था कि मेरे साथियों को शायद सब्र और यकीन पर मुश्तमिल जद्दोजहद के इस नतीजे का उनको अंदाज़ा ना हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वक्त और हालात ऐसे पैदा होंगे कि हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि हम बेलौस काम कर रहे हैं जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं ना कि खुलूस से दिल के साथ काम कर रहे हैं इस कॉज के साथ, क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ फातिमा, जो 190 गज बल्कि 180 गज का घर है, एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड और मोहल्ला है। तो मैं तो अपने बाकी साथियों की तरह या दीगर सियासी अकाबरीन की तरह अपने पुराने घरों को घर को छोड़कर कोई डिफेंस क्लिफ्टन बंगलों में, कोठियों में अमलाक और जायदाद बना के, प्लाट प्लाजे बना के, फैक्ट्रियाँ मिले बना के मैं तो कहीं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी वहीं बैठा हूँ और सीना ठोक कर दावा करता हूँ कि कहीं मेरी कोई फैक्ट्री, कोई मिल, मेरा कारोबार। मगर किस डेजिग्नेशन पे जाएंगे? देखिए कन्वीनियर का मसला नहीं है किसी डेजिग्नेशन बना, तो वो कहते कि फारूक भाई ने ये शर्त लगा दी, वो तो कहते हैं हमें दरवाजे खुले आ जाए। मैं कहता हूँ कि मेरी वालिदा का जब इंतकाल हुआ, मैं कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा था, तो उस वक्त वो आए और 3 राउंड हुए हमारे मज़ाकरात के। तो ये खुशखबरी इसी महीने मिलेगी या अगला महीना? सर्दी का महीना अच्छा होगा कराची वालों के लिए। इलेक्शन मौका था जब मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बुजुर्गों ने मना कर दिया है, इजलास नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इंतजार करें बुजुर्ग कब राजी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त भी कोई बुजुर्गों का इशू ऐसा सच नहीं होगा, किसी दोस्त का नहीं होगा। कामरान टिसोरी के साहब के आने के बाद तो बुजुर्ग तो बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गए ना। फिर देखिए अब ये बात तो या तो आप तस्दीक कर रहे हैं या खालिद नहीं, मैं तस्दीक नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं तो इसमें कोई तबसरा नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं। नहीं मैं तबसरा नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि आपने पहले भी बुजुर्गों का जिक्र किया था कि बुजुर्ग शायद नाराज हैं, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कितनी नाराजगी हो गई, क्या गलतियां कर दी, क्या उनकी बातें नहीं मानी बुजुर्गों की? किसने? आपने? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए मैंने कभी पब्लिक में या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा दिया ही नहीं कि बुजुर्ग नाराज है। मैंने मेरे प्रोग्राम में आपने ये बात की थी कि शायद बुजुर्ग नाराज है इसलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी चाहते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि बुजुर्ग नाराज है। नहीं वो कहते हैं ना, खालिद भाई तो अभी भी कहता हूँ कि खालिद भाई ये कह रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि बुजुर्ग नाराज है। मैंने भी आस्थानों पे जाके कई पीरों मुर्शिदों से पूछा, तो मुझे उन्होंने कहा नहीं आपसे आप कि सबसे ज्यादा अगर क्लियरेंस किसी के तो फारूक भाई की है। ठीक है, तो मेरी तो, लेकिन खैर उन्होंने बहाना बनाया, कुछ भी किया, ठीक है, वो बात ठीक है कि एक गलतियां सुधारने का नाउ और नेवर अगर कोई होनी नहीं तो कटी नहीं, अब वक्त आ गया है। सर्दी आ रही है कराची में। दूसरा वक्त ने और हालात ने भी, हालात के जबर ने भी सबको सब कुछ दिखा दिया है, सुझा दिया है, समझा दिया है। तो अभी क्या नवंबर में खुशखबरी आ रही है? देखिए चंद दिनों की बात है कि आप मैं उसको हैदराबाद में होंगे। मैं उसको दिनों और वक्त में कैद नहीं कर रहा, लेकिन अगर बहुत करीब और करीब नहीं तो ये मौका और ये घड़ी शायद बहुत दूर भी नहीं। इंतखाबात में आप लोगों को वोट्स नहीं मिले, बॉयकॉट किया जा रहा है। MQM लंदन की जानिब से कहा जाता है कि लंदन से बैठ के कहा जाता है कि बॉयकॉट करें, मगर यहाँ बॉयकॉट हो जाता है, वोट आपको नहीं पड़ते। MQM हैदराबाद को नहीं
नहीं मैं साफ बात पढ़ते? बता दूंगा। देखिए, क्यों नहीं पढ़ते? कब होगा जब एमक्यूएम ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर 100 कामयाब के होगी? करीब लोगों ने मेरे कैंप पे आके 21 अगस्त को कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में कहा कि फारूक भाई को कह दीजिए जब तक आप तकसीम है हम आप में से किसी को वोट नहीं देंगे। 3000 से ज्यादा सुने, वोट मिले आपको, हाँ, तो बस। मैं तो कह रहा हूँ ना, किसी को वोट नहीं देंगे हम। टीएलपी को देंगे, हम पीटीआई को देंगे। ये तो वो जो घर से निकले हजारों तो हमारे वो वोटर हैं जो नाराज हैं, घर बैठे हैं और मायूस हैं। हमारा इन धड़ों में एमक्यूएम पाकिस्तान तकसीम हो गई, कई धड़े बन चुकी है, इसीलिए तो मैं कह रहा तो हूँ कि तकसीम नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे तो क्या मैंने होगा? कहा बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि मुझे लगता है कि खालिद भाई अब मेरे साथ खड़े होंगे, नंबर एक। और जैसे ही मेरे साथ वो खड़े होंगे, करंट और एक एनर्जी अनलीश होगी। सुनो, आप ये कह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुझे जिस दिन बुलाएंगे मैं जाऊंगा, आप कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ, मेरे लिए जब भी कॉल आएगी मैं जाऊंगा, और आप कई दफा ऐसे आए भी। मगर कामरान टिसोरी क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप लोगों को मिलाने के लिए, एमक्यूएम को एक करने के लिए, कारकुनान को जमा करने के लिए? कराची में जो आवाम है उनकी जो मायूसी है, जिसका वोट बैंक एमक्यूएम के पास था अब नहीं है, वो वोट नहीं पड़ रहे, उसके लिए कामरान टिसोरी कैसा किरदार अदा करेंगे? कामरान भाई मेरे दोस्त हैं। कामरान भाई के कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। सियासी मकाल में मेरे ख्याल में उसमें अल्लाह ताला ने उनको एक वो दिया है, तो मुझे यकीन है कि वो एमक्यूएम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो कर रहे होंगे। मुझे यकीन है, कम से कम कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। हाँ। और चाहे सारे धड़ों को मिलाने के लिए भी जो कोशिशें हो सकती है वो भी मुझे उम्मीद है कि वो कर रहे होंगे। और अपने ऑफिस को एमक्यूएम की मुकम्मल हिमायत और तायद के साथ जितना फंक्शनल बना सकते, जैसे 13-14 साल डॉक्टर इशरत अली बाद उस ऑफिस में थे और एमक्यूएम ने उसको भरपूर एक आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स को बहाल करने और जो महाजरों के और सिंध के शहरों के मसाइल थे जिसमें तामीर और तरक्की का एक अमल था, वो सलाहियत है कामरान टिसोरी साहब में। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इशरत भाई की भी सलाहियत है। गवर्नर बना दिया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब मैंने से, नहीं बनाया, तो आप उनके पुराने साथी हैं, क्या हो सकता है? मैंने उनके अंदर एक सेनेटर के तौर पर जो सलाहियतें देखी थी, तो मैं सेनेटर बनाने का रवादार था। गवर्नर बनाने का मैं भी रवादार था नहीं था। क्या बिसात बिछी, क्या उसमें नुकात सामने आए, वो तो खालिद भाई बताएंगे। और राब्ता कमेटी ने क्यों कर ये फैसला किया, कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ अब कर लिया तो अब दाएं बाएं झांकना नहीं चाहिए, उस ऑफिस को ओन करना चाहिए और उसके ज़रिए से जो अपनी खोई हुई इज्जत और वकार है उसको बहाल करने के लिए, आम आदमियों को एतमाद देने के लिए और एमक्यूएम को आवाम से दोबारा जोड़ने और कनेक्ट करने के लिए और कौम से माफ़ी मांग कर जो गलतियाँ हुई उनका इजाला करने का अहद करके हमें मैदान में कूदना चाहिए और अगली 10 साल की लीडरशिप को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा नैरेटिव है और मुझे लगता है कि अब इस नैरेटिव पर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। खालिद भाई मेरे साथ खड़े होंगे और जब खालिद भाई खड़े होंगे तो फिर मैं उनको इंशाअल्लाह ताला पीएसपी के साथियों के पास भी लेकर जाऊंगा और वो भी हमारी ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि वो भी किसी वक्त जो है वो या तो कोई ऐसा इश्तराकी अमल हमारे साथ करें, मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया है, या फिर यह है कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि सब एक हो जाए। हाँ, इसके अलावा रास्ता नहीं है। देखिए ये लास्ट ट्रेन है जो स्टेशन पर आके रुक गई है, मतलब कि तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब अगर महाजिर सियासत की कोई गुंजाइश है तो वो जो एमक्यूएम, देखिए वो एमक्यूएम लंदन के साथियों को भी मैं कहता हूँ कि मुझे दूर दूर तक एमक्यूएम के बानी का कोई रिवाइवल नजर नहीं आ रहा, दोबारा मुझे सियासत में वो वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी अगर इंतजार में बैठना चाहें साथी बैठे। मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर इसका मतलब है एमक्यूएम के जो सरबरा थे जो कि अब लंदन के सरबरा रह गए, उनकी सियासत खत्म हो गई है। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा, आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक उनके आने का कोई इम्कान नहीं है, सियासत का रिवाइवल नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं वापसी नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब खत्म हो गई। देखिए मैंने कहा दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मैं कह रहा हूँ ना बात, ठीक है ना। लेकिन मेरा उसके साथ ये कहना है कि अगर ये इंतजार करते रहेंगे जी, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कितना अरसा और इंतजार वो करेंगे, मेरे वो साथी भी। तहरीक है, नजरिया है, एक मौका है। अगर हमने अपनी वो सीटें वापस ना ली, क्योंकि आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां से बायकॉट का ऐलान होता है और यहाँ पर बायकॉट कर देते हैं कारकुनान। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए उस आज भी कारकुनान के दिल में उनके लिए जो भी हम बलाए ताक रख करके इस तुम्हारे सवाल के मकसद को, मैं एक हकीकत पसंद सियासी कारकुन हूँ और मैंने कभी
एमकेएम के बानी के लिए भी बदतमीजी नहीं की, बदतहजीबी नहीं की। मैंने उनकी ज़ात पर आज तक कभी कोई कीचड़ नहीं उछाली, उनकी ज़ाती उस पर कभी मैंने कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि ये अच्छा, आप नहीं समझते सबके लिए माफ़ी है तो उनके लिए भी माफ़ी होनी चाहिए? उस पर भी मैं आता हूँ। हाँ। लेकिन देखिए, मेरा ये सिंपली इस सब जो सवाल के मेरा ये कहना है कि लोग अगर जुड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दो वजूहत हो सकती है। मैं चले तुम्हारी बात भी रख लेता हूँ। तुम जो कह रही हो ना कि बॉयकॉट है, उसका भी एक इम्पैक्ट शायद आता हो, तो उनके बॉयकॉट के अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो इसको गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। चले, मैं इस बात को मानता हूँ, चाहे वो इस मुल्क के इदारे हों, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, या कोई भी सियासी जमात है। बात सही है कि इमरान खान को भी जो वोट पड़े पीटीआई को और एमकेएम के सारे धड़ों को, वो सब मिलाकर भी पंजाब का जो वोटर्स टर्न आउट है वो कराची से कई गुना ज्यादा है। तो फिर अगर किसी, तो एक वजह ये हो सकती है कि उनके बॉयकॉट का ऐलान भी है, लेकिन दूसरी वजह जो है वो हमारी तकसीम और इंतशार है। तो मेरे बस में उस तकसीम और इंतशार को ख़त्म करना है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे भी सर उठाकर चल सकें। जिस तरह आज यतीमी की कैफियत में हैं, जिस तरह आज बेयकीनी की कैफियत में हैं, महरूमी और एहसास बेगानगी के उसमें धंसे हुए हैं, मैं उससे निकालकर, मायूसी से निकालकर उनको उम्मीद की तरफ लाना चाहता हूँ। तो एक वजह को दूर करना तो मेरे हाथ में है। तो मैं इसीलिए उन साथियों को जो इंतजार कर रहे हैं कि वहां से रिवाइवल होगा, मैं कहता हूँ कि फर्ज करें कि नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? चले मफरूज़े में ले लूँ, मैं हतमियत के साथ नहीं कह रहा कि उनकी सियासत ख़त्म हुई नहीं हुई, लेकिन मफरूज़े के तौर पर ले लें, तो फिर आप कब तक इंतज़ार करेंगे? तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं कि ग्राउंड पर जो आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बेटे मौजूद हैं, क्या वो इसी तरह ख्वार होते रहें इसी इंतज़ार में कि वहाँ से बहाल होगा तो हम काम करेंगे? मगर कारकुनान ये सोचते हैं मंजिल नहीं सरबराह चाहिए। देखिए, मैं उनसे उनके नज़रिए को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसके सामने आके नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन उनकी प्रैग्मेट, वही जो उस वक्त भी नारा था ना, हकीकत पसंदी का, अमलियत पसंदी का, तो वो नारा आज का उसका क्या तकाजा है? या तो मुझे बताएं कि फिर आपकी क्या तहरीक इस वक्त इतनी मजबूत है कि आप उसकी बुनियाद पर जो है वो उनकी सियासत को बहाल करवा देंगे? मैं तो एक हकीकत पर तबसरा कर रहा हूँ, फॉर एंड अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मेरी बात का कोई मतलब ना, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अगर ये बाइकआउट खत्म नहीं रुकते और इस तरह से आप लोग धड़े बंदी में, तो भी क्या समझना होगा अपनी कौम के लिए, जिनके लिए उन्होंने सियासत की थी। एक वक्त आएगा कि अगर एमकेएम के बाकी सब धड़े एक नहीं हुए तो क्या एमकेएम खत्म हो रही है को करके अगर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं और सारे महाजर और मजलूम उस पर जमा हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये सोचना होगा कि अब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती। मैं तो इतनी बात करूंगा, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अगर खुदा न खास्ता धड़े, मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं और सब कोशिश करेंगे कि एक हो जाए, अगर नहीं हो रही तो इसी तरह से एमकेएम ख़त्म हो जाएगी। फिर तो ख़त्म, दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, फिर तो बात ख़त्म हो गई। मतलब आपने खुद अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए, अपने अंजाम के परवाने पर दस्तखत कर दिए। ठीक है, एक आखिरी में एक सवाल, सईद गनी साहब ने आपको दावत दी, पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग हो सकती है अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ना बुलाएं या पीछे से कुछ पॉजिटिव वे में जवाब ना? मैंने तीनों जमातों को, मुझे कई बार उनकी तरफ से पेशकश हुई। सबसे पहले और सबसे बेहतरीन ऑफर और पेशकश पीएमएलएन की तरफ से हुई, फिर उसके बाद पीटीआई की तरफ से, और अभी हाल ही में इन 2 माह में तो पीटीआई की तरफ से इस कदर हुई है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मेरा कोई पैगाम इमरान खान तक गया, इमरान खान साहब का जवाब मुझ तक आया, ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पीटीआई में जाने के लिए का रवादार नहीं हूँ, मैं पीएमएलएन में शामिल होने का तैयार नहीं हूँ, तो पीपल्स पार्टी में भी मेरा जाना जो है वो नहीं बनता। वो लगेगा मैं अपनी ज़ात और अपनी सियासत को बचाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं किसी भी जमात के साथ एक इश्तराक अमल कर सकता हूँ, एक शहरी सिंध की सियासत की शनाख्त को कायम रख के, जैसे शेख रशीद का फार्मूला देखें, पिंडी में है 1 मैन आर्मी है वो, और वो अपनी जमात बनाकर इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं कि वो पीटीआई में है या नहीं, वो ऐसे खड़े हैं उनके साथ। तो ये तो हो सकता है कि मैं किसी भी जमात के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाऊं, मेरी और मेरे साथियों की और हमारी अपनी शहरों की अलग शनाख्त हो, जमात होगी। हाँ, जमात होगी, आज़ाद सियासी अमल होगा, कोई भी हो। अगर एमकेएम में जाने का सिलसिला जो है किसी वजह से सबोताज होता है, कोई ऐसी साजिश हो जाती है और ये
ये ट्रेन भी मिस हो जाती है, ठीक है। जो मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े दुखे दिल के साथ कह रहा हूँ। और ये मैं कोई अपने लिए बैग नहीं कर रहा, मैं नहीं मरा जा रहा एमके में वापस जाने के लिए। उसूली तौर पे तो मुझे ये रखनी चाहिए शर्त कि जब कामरान भाई को आपने डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पे बहाल कर दिया तो भाई मेरा तो कन्वीनर का ओहदा था, मुझे तो उसूलन कन्वीनर के ओहदे पर लें। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन समझना चाहिए कि कन्वीनर की बसीरत क्या होनी चाहिए, मेरी बसीरत, मेरा तजुर्बा क्या है, और बाकी मेरे साथियों की बसीरत, उनका तजुर्बा क्या सियासी, फिर आपस में ये तय कर लें, फैसला कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टाइटैनिक को पूरा डूबने से पहले बचा ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आपने फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी और किसके ज़रिए कामरान टिसोरी को लाया गया उसका भी हिंट दिया, और बहुत जल्द वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम एक हो जाएगी और उसके बाद पीएसपी की बारी आएगी जो एक हो जाएगी, और कारकुनान के लिए, कराची की आवाम के लिए एक होना है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।